चलो देखो बेटा, दो चार पहले क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन से फिर आपको पहले चार पांच क्वेश्चंस करते हैं, फिर फटाफट फटाफट जो है आपके नंबर बताने का नंबर है, क्वेश्चंस आप बताएंगे। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट है बेटा, increasing order of potential energy of the following cations. Increasing order of potential energy of the following cation is of the following cation is increasing order of potential energy of the following cation. कुछ कैटायन है बेटा, उनमें आपको बताना है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, N CH3 कैटायंस आपका फर्स्ट हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, कैटायन सेकंड हुआ बेटा, और फिर आपका कैटायंस नंबर थर्ड सिंगल बॉन्ड OH और अब पॉजिटिव चार्ज है बेटा N के पास। सोचिए भाई, नव्या सोच और बताओ क्वेश्चंस आपका है। आपके पास तीन कैटायन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस इज। अब पोटेंशियल एनर्जी में और स्टेबिलिटी ऑफ कैटायंस में रिलेशंस देखना है, पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। तो क्या रिलेशंस हो गया नव्या? यस, पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनमें सबसे कम स्टेबल है उसको सबसे पहले लिखूंगा, और जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसको सबसे बाद में लिखूंगा। पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि इस टाइप से एक एनर्जी लेवल डायग्राम आप लोगों के पास होता है, यहाँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये ऐसे आपका चलता है। और ये होता है बेटा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हम लोग तो एक्टिव है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बाद फिर आपका प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले एक इंटरमीडिएट बना, वो ट्रांजिशन स्टेट बनाता है जिसे कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहां बनेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी ज्यादा है तो लेस स्टेबल, और एनर्जी कम है तो मोर स्टेबल। तो ये रिलेशंस आपको पता चल गया। अब आपको सिर्फ ये देखना कि सबसे कम स्टेबल कौन है उसे सबसे पहले लिखवाओ आप। सबसे कम स्टेबल, हाँ बताओ। सबसे कम स्टेबल आप कह रहे फर्स्ट है जी, ठीक है। फर्स्ट के बाद फिर आपका सेकंड हो गया, फिर आपका थर्ड हो गया। चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन ए बना दिया, ये ऑप्शन बी बना देंगे। क्या कह रहे हो आप? फर्स्ट थर्ड सेकंड। नव्य आपका क्या विचार है? यही है या कुछ और है? यही है, सोचो सोच के बताओ। ये सारा एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और जब आपसे पढ़ाया था रेजोनेंस में, यही पढ़ाया था कि वो स्पीसीज लेस स्टेबल होगा जिसका ईच एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो इन तीनों में से कोई एक ऐसा स्पीसीज है क्या जिसमें कोई एक एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो ना कर रहा हो?
है सेकंड। सेकंड सेकंड में जो एक कार्बन है जिसपे चार्ज पॉजिटिव है बेटा, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो सबसे कम स्टेबल अगर कोई है तो आपका सेकंड है। लेस स्टेबल सेकंड है। यहां ओ का ऑक्टेट कंप्लीट, हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है फर्स्ट स्ट्रक्चर में। हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है फर्स्ट स्ट्रक्चर में। थर्ड स्ट्रक्चर्स में हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो आप क्या कहोगे, सर सबसे कम स्टेबल है सेकंड है। ये बात तो पता है जो है, ऑक्टेट रूल पता है। यानी अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है तो सबसे कम स्टेबल वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगी जिसका कोई एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो ना कर रहा हो। तो सेकंड सबसे कम स्टेबल है, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है। अब आपके पास थर्ड और फर्स्ट में, फर्स्ट लेस स्टेबल है ना। वो क्यों लेस स्टेबल है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन ले रही। इसकी तो रेस्पेक्ट के अगेंस्ट होगी बात ये, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आना गलत बात है भाई, क्योंकि ओ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका मतलब लेस स्टेबल कौन हो गया फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट। फर्स्ट लेस स्टेबल हुआ क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव तो आ सकता है, बट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि लेस स्टेबल होगा। तो फिर आपका फर्स्ट हो गया। और सबसे कम जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, थर्ड हो गया। अगर कोई स्टेबिलिटी का ऑर्डर कहता, फिर क्या कहते हैं स्टेबिलिटी। अगर इन तीनों की स्टेबिलिटी चेक करता कोई, आपसे कहता कि तीनों को स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। अच्छा ये मैंने डिक्रीजिंग कर दिया, कोई बात नहीं, ये मैंने डिक्रीजिंग कर दिया तो यहाँ डिक्रीजिंग लिखने से क्या फर्क पड़ता। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता, थर्ड होता भाई। उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड। इसको उल्टा कर लिया, स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है उसे उल्टा कर दीजिए, वो पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर हो। तो हमें दो बात सीखी है, एक तो ठीक है सर वो सबसे कम स्टेबल होगा जिसमें कोई एक एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो ना कर रहा हो। और रही बात फर्स्ट और थर्ड में से, वो मोर स्टेबल होगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर पॉजिटिव चार्ज उस पर है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं हो। ठीक है, तो स्टेबिलिटी आपको पता चल गई। सबसे ज्यादा स्टेबल आपका थर्ड है, उसके बाद फिर आपका फर्स्ट है, और उससे बाद आपका सेकंड है। क्लियर हो गया, उतारना तो उतारा, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस ये तो कंडीशन से याद रखते हैं, कंडीशन से याद रखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, पार्टी होगी आपकी अगर इस क्वेश्चन को आप बताएंगे तो। हाँ बिल्कुल पक्का, मेरी तरफ से आपकी पार्टी है, दावत है आपकी। हटा दूं, स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। कुछ स्पीसीज लिख रहा हूं आप लोग के सामने, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में आपने अरेंज करना है। सबसे पहले आपका सी डबल बॉन्ड एन एच, ओ के पास चार्ज नेगेटिव, एस के पास चार्ज नेगेटिव। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आपका है सी डबल बॉन्ड ओ, एन एच, एन के पास नेगेटिव, एस के पास नेगेटिव चार्ज। उसके बाद आपका सी, और सी के बाद आपका सिंगल बॉन्ड आपका NH है बेटा, सिंगल बॉन्ड आपका NH, नेगेटिव चार्ज, O पे नेगेटिव चार्ज, और डबल बॉन्ड आपका S। ये मैंने फर्स्ट लिखा, ये सेकंड, और ये मैंने थर्ड लिखा।
इनको स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, उससे कम कौन है, फिर आपका कौन। कौन सबसे कम, ठीक है, जहां आप जैसे कह रहे हैं मैं वैसे ही कर दूं। आपने कहा सर फर्स्ट को सबसे कम स्टेबल मानिए, बिल्कुल सबसे कम स्टेबल लिख दिया। थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल देख लो, नहीं दूसरा ऑप्शन बता दिया, देख लो कोई बात नहीं, एक बार देख लीजिए, चलो कोई नहीं। थर्ड सेकंड कर दिया, दूसरा ऑप्शन सेकंड थर्ड कर दिया, दूसरा ऑप्शन आपका सेकंड थर्ड कर दिया, फिर ये फर्स्ट करा, और बता दो कोई ऑप्शन, सी डी इधर बता दो। थर्ड सबसे पहले, बिल्कुल 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 बोलना है बेटा, थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट सेकंड, और कोई तीन ऑप्शन बने, चौथा लगी तो बता। बस फर्स्ट सेकंड थर्ड ही रह गए, बाकी तो आ ही गए, है ना। चलो रवि कह रही है सर फर्स्ट सेकंड थर्ड ही रह गए, बाकी तो आ ही गए, तो चलो हमें ये भी लिख दिया। चार ऑप्शन आपके सामने बने, चार ऑप्शन में से आपको देखना है सबसे पहले आपने यानी कौन सी कॉन्सेप्ट अप्लाई की जिसमें आप किसे सबसे ज्यादा स्टेबल कह रहे हो। मोर ये एस पर ऑफ है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये पास पास है, बट वेस्पर थ्योरी कहती है कि ये खुद अपने आप इस टाइप से रीअरेंज होते हैं, खुद बर खुद रीअरेंज होते हैं कि इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो। अब जैसा ये तीन चार लड़के आए हैं, अगर ये एक ही बेंच पे या दो बेंच पे एक दूसरे के ऊपर नीचे बैठ जाना हो गए, तो 5 मिनट बाद अपने आप इनके बीच में रिपल्सन होगा, और 5 मिनट बाद अपने आप रीअरेंज होकर मोर स्टेबल हो जाएंगे। 5 मिनट का टाइम लगेगा, तो वही बात केमिस्ट्री में है। तो जो एटम लोन पेयर जहां जो है वो तो खुद बर खुद रीअरेंज होगा और मोर स्टेबिलिटी को गेन करेगा। कॉन्सेप्ट ये नहीं है, इसीलिए मैंने आज क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया। देखते हैं कि मैं पढ़ाता ही जा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आपकी क्या है। देखिए मैं क्या कहता हूँ, यहाँ देखो ध्यान से मैं लिख के आ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ डी लोकलाइजेशन, डी लोकलाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ये बात आपको याद रखनी। डी लोकलाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप सबको पता है, आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर तीन एटम है, इन तीनों के बीच में डीलोकलाइजेशन होना है, ठीक है। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, सल्फर की है। तो सल्फर ने अपना पेयर यहां दिया, दे दिया, और यहां क्योंकि कॉन्जुगेशन किस किस के बीच में है, इस पेयर और इस पाई बॉन्ड के बीच में। और दूसरी बात आपका ये पेयर यहां और ये पेयर यहां। अब जो है आपको ये सोचना कि सर यहां इस पाई पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन का ये डीलोकलाइजेशन बेटर है या इस CO का डीलोकलाइजेशन बेटर है। ये वाला, ये वाला अच्छा है और ये वाला आपका ये बेकार है। और यहां डीलोकलाइजेशन यहां क्या होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। तो इन दोनों में से नाइट्रोजन देगा या कौन देगा,
नाइट्रोजन और सल्फर। तो यहाँ तुम्हें अभी क्या देखा, देखो दूसरी बात में क्या लिख रहा हूँ फिर, मैं लिख रहा हूँ डीलोकलाइजेशन। प्रिंस, प्रिंस ही बताया था ना नाम आपने, प्रिंस या कुछ और बताया था? गौरव, गौरव यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। सबसे इजीली अपना पेयर अगर कोई देगा तो सल्फर देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसे इलेक्ट्रॉनों से लगाव ही नहीं है, तो सबसे इजीली अगर कोई देगा तो सल्फर देगा। फिर मैं कह रहा हूं कि ये जो सी एन बॉन्ड, एक तो आपके पास है सी डबल बॉन्ड एन, एक आपके पास है सी डबल बॉन्ड ओ, तो इन दोनों में मुझे बताइए कि वीक बॉन्ड कौन सा है? वीक बॉन्ड सी का और ओ का। ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ने बॉन्ड लेंथ घटती है, तो सीओ बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम है। मैं सही बोल रहा हूँ? इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम है और इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो ऊपर वाला सी एन, यानी अगर दोनों बॉन्ड की तुलना करता हूं तो ये वीक बॉन्ड है। गौरव क्लियर है? सी, ये यानी यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन इजीली, और यहां थोड़ा सा मुश्किल में, क्योंकि अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ है उस बॉन्ड को तोड़ना है, किस्म से बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं ना, पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो ये पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। आप क्या सोच रहे होंगे कि सर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इन पाई इलेक्ट्रॉन को इसको आसानी से दिया जा सकता है, ये बेटर डीलोकलाइजेशन है, बट ऐसा तो नहीं। वो मैंने क्या लिखा, डीलोकलाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, ये कॉन्सेप्ट होती है। तो यहां सबसे बेटर डीलोकलाइजेशन अगर कहीं हुआ तो फर्स्ट में हुआ, क्योंकि उस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना और सल्फर से इलेक्ट्रॉन्स लेकर सी और एस के बीच में देना, दोनों इजी वर्क हैं। दोनों इजी हैं भाई, दोनों इजी हैं, तो बेस्ट बेस्ट डीलोकलाइजेशन यानी बेटर डीलोकलाइजेशन हुआ तो फर्स्ट में हुआ, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब आपके पास आया सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड में से यहां आपको देखना कि यानी इसको यहां से लेकर सल्फर को देना, सल्फर को तो इच्छा ही नहीं, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यहां से लेकर यहां देना तो सल्फर को देना, तो भी सल्फर की इच्छा नहीं है लेने की, बट इधर किसको देना, ओ को देना, तो ये तो लवी का तुक्का सही लग गया है ना, क्योंकि यहां सल्फर से लेकर लेना आसान काम है पेयर, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे पेयर लेना और दूसरे को देना। भाई किसी बच्चे से कोई चीज लेनी है, छीननी है, सर किसी को पकड़ाना है तो बहुत आसान सा काम है, किसी बड़े से ताकतवर से लेनी हो तो बड़ा मुश्किल काम है। तो यहाँ सल्फर बेचारा इस मामले में डीलोकलाइजेशन के मामले में कमजोर है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। कभी भी नहीं भूल लेंगे, पर तुक्का नहीं मारना, वो दोनों बात पता होनी चाहिए। डीलोकलाइजेशन जितना बेटर डीलोकलाइजेशन उतना ही ज्यादा स्टेबल, उन बातों का पता होना चाहिए हर चीज। तभी मैं आपसे कहता था कि क्वेश्चन लाया करो 10-20 निकाल के, तो पूछा करो आप मुझे ये कैसे हो गया जी, तो फिर मैं क्या कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, तो फिर आपको अप्रोच बनानी सीखनी है कि किसी क्वेश्चंस के बारे में आपको अप्रोच बनानी कैसे है, बस जिसको अप्रोच बनानी आ गई वो कामयाब है। खेल सारा अप्रोच का ही है बस, है ना, कहते हैं ना लिखा हुआ था बड़ा था माइंड सेट इज एवरीथिंग, किसने कैसे किस फील्ड में अपना माइंड सेट कर लिया, खेल सारा माइंड सेट का है, खेल सारा अप्रोच का है। वो आपने अप्रोच दो देखी, दोनों अप्रोच से क्वेश्चन सोल्व करते चले गए, आपकी 30 सेकंड मुश्किल से लगेगी एक क्वेश्चन को करने में। बिना अप्रोच के सोल्व करेंगे तो देखेंगे यार ये इधर उधर ऐसे भटकते से रहेंगे थोड़ा, कि इसे देखें ऐसे है या ऐसे है या ऐसे ऐसे है। चलो अगला क्वेश्चन उतार लिया, चलो तीसरा क्वेश्चन बताओ। ये सारे मेरी अपनी बुक के क्वेश्चन हैं, जो आपको पता है मैंने लिखी हुई है, बड़ी अच्छी चल रही है, ये मेरी अपनी बुक के क्वेश्चन है सारे। VRT 7 पब्लिकेशन बेटा,
हाँ, VRT7 पब्लिकेशन। क्वेश्चन अगला है बेटा, हटा दो इसे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट ऑफ एन कंटेनिंग, ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग functional group, nitrogen containing functional group on benzene ring, functional group on benzene ring, on benzene ring among the given compound is, among the given compound is, कंपाउंड लिख रहा हूं बेटा, कंपाउंड फर्स्ट लिख रहा हूं, देखो जरा। इससे पहले क्वेश्चंस पे क्यों कहा था मुझे कि पार्टी होगी, क्योंकि पता था मुझे कि यहाँ कॉन्सेप्ट उल्टी पुल्टी याद की हुई है। मुझे पता था कि कॉन्सेप्ट सही से आपने नहीं तैयार की हुई है। ये आपका सेकंड है। एन पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा गौरव, जो एन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको किसके साथ इंटरेक्ट करना है, बेंजीन रिंग के साथ। वहां कहा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट ऑफ एन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग। तो एन का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे इंटरेक्ट करना बेंजीन रिंग के साथ। तो कौन से एन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करेगा, यानी वो अच्छे से प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। तो सबसे अच्छा प्लस एम इफेक्ट इनमें किसमें है, सबसे अच्छा प्लस एम इफेक्ट आपका। और फिर आपने कहा सर आंसर जो हम आपसे बता रहे हैं लिखें आप इसका आंसर, ठीक है भाई, जो है आप कह रहे हो सेकंड में सबसे अच्छे से होगा, फिर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ आपका। गौरव यही है, कुछ और बोलना, देख लो एक बार, सोचो एक बार, कोई बात नहीं। पढ़ाई का टेढ़ा काम नहीं है अगर आप लॉजिकली पढ़े बेटा, है ना। आया करो आप लोग, तो तीनों आज पहली बार देख रहा हूँ मैं आपसे। आया करो आप लोग, कम से कम कुछ तो समझ आए, ऐसी कोई बात नहीं। आप कुछ बता रहे हैं तो मुझे समझ आएगा भी। लेकिन वो यही होता है कि कंटिन्यूटी बना के रखनी होती है ना, रेगुलरिटी के कुछ समझ थोड़ा फिर कम आता है, बीच बीच में स्किप करो तो बात तो समझ आए। बी ऑप्शन है जो या बी ऑप्शन ये है, और बट ये सेकंड ऑप्शन मैं कह रहा हूं कि ठीक है। अगर पहला ऑप्शन सही होता तो फिर तो हर कोई क्वेश्चंस करता। थोड़ा सा उसमें कुछ क्लू छोड़ दिया, तो वो आपको देखना था कि सेकंड में डी लोकलाइजेशन फर्स्ट की तुलना में अच्छा नहीं है, जबकि इस एन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इधर प्लस आई इफेक्ट जुड़ा हुआ है, इधर प्लस आई इफेक्ट जुड़ा हुआ है, और प्लस आई इफेक्ट प्रूफ का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। तो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन किसको मिल रहे हैं, नाइट्रोजन को मिल रहे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर किसी नाइट्रोजन के पास है तो इस नाइट्रोजन के पास है। इसके अकॉर्डिंग आपने ठीक सोचा कि सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल है सर। बट फिर वहीं के वहीं सोचना था, क्या ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री है, क्या ये कहीं स्टीयर तो नहीं हो रहा मिथाइल ग्रुप के द्वारा, या यहाँ कहीं स्टेरिक हिंड्रेंस तो जनरेट नहीं हो रहा। नव्या स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है यहाँ, वो मिथाइल ग्रुप है। कौन, बेंजीनिंग? हाँ ये दे रहा है, एलोंग द बॉन्ड देगा, देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, बिल्कुल सही बात है, यही तो सोचना होता है और क्या होता है, तभी तो क्वेश्चंस बना है, क्वेश्चंस तभी तो बना।
आपके पास एन है, एन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सी यहाँ हो गया, ये एच यहाँ हो गया, ये एच यहाँ होगा, एच तीनों टेट्राहेड्रल होंगे। एक फिर आपका सी यहाँ, एच यहाँ, ये तो मैं दिखा रहा हूं, लेकिन ये एच ऐसे है यहाँ तक और ये एच ऐसे यहाँ तक, यानी ये दोनों जो ऑर्थो पोजिशन है ये किसके द्वारा हिंड्रेड होगी? मिथाइल ग्रुप के। इलेक्ट्रॉन मानता हूं इसे, इनके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ ये दोनों ये हिंड्रेड होगी ये, क्योंकि डीलोकलाइज होकर इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाना? ऑर्थो पोजिशन पर जाना है, और ऑर्थो पोजिशन में हिंड्रेंस जनरेट कर दिया। किसने कर दिया? मिथाइल ने। ये मत सोचो कि ये इससे यहाँ बहुत दूर बैठा है, नहीं, इसमें भी यहाँ बेंट होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी थोड़ा सा बेंट करेगा, वी शेप में होगा, एन के और सी के बीच का बॉन्ड भी, ये भी अपने आप रीअरेंज होगा। तो दोनों ऑर्थो पोजिशंस क्या होगी? हिंड्रेड होगी। किसके द्वारा हिंड्रेड होगी? दोनों मिथाइल ग्रुप के द्वारा हिंड्रेड होगी। हाँ, एन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर किसी एन के पास है तो सेकंड के पास में है सबसे ज्यादा। बट फिर आपको सोचना कि सर ये कॉन्सेप्ट को सोच के चलो, तो कॉन्सेप्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, तो सेकंड के नीचे क्या बात लिखनी? स्टेरिक हिंड्रेंस है इसमें, तो ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस मेथड। सेकंड वाले में दो मिथाइल जगह एक मिथाइल लगा होता तो सर कोई फिक्स नहीं होता था, एक मिथाइल होता फिर वो सही हो गया। हाँ, ये वाला मेरे साथ है ना, अगर यहाँ एक मिथाइल होता, एक एच कर दो, फिर सेकंड पहले आता, फर्स्ट बाद में आता, लेकिन दो मिथाइल ग्रुप होने की वजह से टर्सरी एमाइन हो गया। टर्सरी एमाइन, इधर भी फिनाइल ग्रुप बड़ा है, फिर ये भी है, तो 3 डिग्री एमाइंस की तो बेसिसिटी वैसे ही बहुत कम, पेयर दे ही नहीं पा रहा, तो ऐसे आपको, ठीक है, बस एक ही तो मिस्टेक थी, आप कंफ्यूज होते वहां क्या होते हैं, सर ये थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, बट इसमें और इसमें यहाँ मिस्टेक करते आप, वहां तो करने की बात ही नहीं कुछ, क्योंकि ये पेयर बेचारा दो जगह बट गया, इसका माइंड एक माइंड कर रहा इधर चलो बेंजीन के साथ चला जाऊं, एक माइंड कर रहा कि यार इधर ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इसको कह रहा नहीं भाई उधर कहां जा रहा, इधर मेरे साथ आना है उधर, लेकिन यहाँ डी लोकलाइजेशन इसके और इसके बीच में बेटर है, इसके और इसके बीच में बेटर नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि ये बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी वीक बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेकर किसी को देना एटम को थोड़ा मुश्किल काम है। तो ये आपको सिर्फ कंडीशन से याद रखनी कहां बेटर डीलोकलाइजेशन है। जैसा मान लीजिए पाई बॉन्ड और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है तो बेटर, पाई बॉन्ड के बीच में तो इतना नहीं बेटर है, अगर पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में डीलोकलाइजेशन है तो बेटर होगा, अगर पाई और पाई बॉन्ड के बीच में तो इतना बेटर नहीं। तो ये सारी कंडीशंस ऑफ डीलोकलाइजेशन आपको देखनी है और ये सारी प्रॉब्लम्स लगा के मिलती हैं सारी। आगे चलें, इसका आंसर बेटा ये है, टिक रखा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि सेकंड कम ही रहेगा, क्यों रहेगा उसके नीचे आपने क्या लिखना? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू, तो लगी ऐसे बैठी है जैसे सर्दी लग रही हो बहुत ज्यादा, है लग रही है, तुम जल्दी आ जाते हो 8 बजे तक है। Which of the following is correct about the following of the following compound? देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, हटा दो बेटा इसे। यस सर। क्वेश्चन आप, which of the following, which of the following is correct, is correct about the following, about the following compound। मैं यहाँ कंपाउंड लिख रहा हूँ बेटा, देखो ध्यान से, ये कंपाउंड मैंने आपके सामने ये लिखा है, नेफ्थलीन लिख रहा हूं, नेफ्थलीन लिखिए बेटा, ये लिखा है, और नंबरिंग की मैंने इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे नहीं, यहां तक नंबरिंग की है। फिर वो कहता है ऑल द सीसी बॉन्ड लेंथ आर सेम, ऑप्शन ए,
all the carbon bond length are same. बी ऑप्शन कहता है C1C2 bond length C1C2 bond length C1C2 bond length is shorter than C2C3 bond length. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका थर्ड C1C2 bond length is longer, shorter की जगह longer than C2C3 bond length. Option B, all the CC bond length are equal. All the CC bond length are equal to CC bond length of benzene. To CC bond length of benzene. To CC bond length of benzene. देखो ध्यान से समझो, जब आप क्या कहते हैं, जब स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आप स्टडी करते हैं, देखिए बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाई मैंने ये, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम हर किसी बंदे को पता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, इस बात का भी पता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की होती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की 1.54 होती है, बट बेंजीन में क्या कह रखा है, बेंजीन में ऑल द सीसी, इसकी वजह से डीलोकलाइजेशन की वजह से, और चाहे किसी भी, चाहे डबल बॉन्ड की बात करें, चाहे सिंगल की बात करें, चाहे डबल की बात करें, चाहे 1.39 एंगस्ट्रॉम, जिसे हम बेसिकली क्या लिख लिया करते हैं 1.40, ये लिखा, ये बात आपने पढ़ी। इससे पता चला कि किन्हीं भी दो कार्बन के बीच की बॉन्ड, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ बेंजीन में किन्हीं भी दो की, चाहे वो डबल से जुड़ा चाहे सिंगल से जुड़ा हुआ, कितनी होती है 1.40, 1.39 एंगस्ट्रॉम। अब ज्यादातर के दिमाग में यही बात चलेगी, जब स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हम हाइड्रोकार्बन में आपको कराएंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो वहां स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में सारी बातें जब हम आपसे बताएंगे तो आपके दिमाग में यही बात रहेगी, हाँ सर ये तो 2 बेंजीन ही तो है। तो फिर आपका दिमाग ज्यादातर क्या चलेगा, या तो ए पे चलेगा या डी पे चलेगा। को जो है मैंने पढ़ लिया, दिमाग जो है कहा कि हाँ सर या तो ए में जाएंगे या डी में जाएंगे, बट न ऑप्शन ए है ना डी है, न ऑप्शन ए है और न ऑप्शन डी है, और बी तो गलत कह रही जो है पहले ही। सोचो फिर सोचो क्या सी बचा, हाँ सोचो लगी। आरिफ सर ने आपको बीच में एक कप चाय का पिलवाना चाहिए यहाँ आके ना, जब एनर्जी सी मिल जाती है फिर पढ़ने में। वैसे चाय तुम्हारे से ले लो, 5-10 रुपए चाय के है नहीं, हाँ एक कप बीच में चाय का मिलना चाहिए। देखो क्या अप्रोच क्या लगानी है बेटा, देखो अप्रोच क्या होनी चाहिए नव्या, सोचो अच्छा क्या अप्रोच होनी चाहिए, आपने क्या सोचा, क्वेश्चन ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए आपके दिमाग में बात क्या आई, बताइए चलो, सोचा क्या आपने। हाँ सिग्मा बॉन्ड बड़ा होगा, पाई बॉन्ड छोटा होगा, बिल्कुल। तो यहाँ ये आपने सोचा कि सर ये सिंगल बॉन्ड है, 1-2 के बीच में सिंगल बॉन्ड और 2-3 के बीच में डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, अभी पढ़ा। तो आपने ये कहा कि जो आपका C1C2 बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर, लेकिन सिंगल की आप कह रहे हो क्या
कि सर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आपने तो लिखा 1.54 एंगस्ट्रॉम और ये लिखा आपने 1.34 एंगस्ट्रॉम। ये अगर आज की बात सोचें तो फिफ्थ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। जैसे आजकल मजाक चल रही है, मजाक क्या चल रही है कि एक माँ अपने 3 महीने के बच्चे को लेकर चली गई किसी टीचर के पास कि सर इसको कोचिंग करानी, ठीक है। तो फिर सर का जवाब आगे से क्या कि नहीं तुम लेट हो गए हो। अब 3 महीने का बच्चा कहीं लेट हो गया, लेकिन वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ बहुत एडवांस होना पड़ेगा। उसके पीछे ये नहीं कि हाँ 3 महीने के बच्चे को आगे से करा कि नहीं आप तो लेट हो गए हो पढ़ने में। तो वही बात यहाँ है, अगर ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट लगती कि सिंगल बॉन्ड हर किसी बंदे को पता है जो 9th 10th 11th 12th करेगा कि हाँ सर वन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ तो 1.54 है गौरव, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.34 होता है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर इस अप्रोच को देखते हैं तो ये तो फिफ्थ स्टैंडर्ड की बात है। और फिफ्थ स्टैंडर्ड की बात आपसे नीट में क्यों पूछेगा कोई? फिफ्थ स्टैंडर्ड क्योंकि आपने फिफ्थ स्टैंडर्ड की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपने ऑप्शन लगाया सी। फिफ्थ स्टैंडर्ड से थोड़ा कोई क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब बात आई कि ऑप्शन आपका बी सही है, बट बी क्यों सही है? क्वेश्चन ये आया कि बी आपका क्यों सही है। अब आप समझो बी क्यों सही है। एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहां रख सकता हूँ, एक में डबल बॉन्ड यहां रख सकता हूँ, एक में डबल बॉन्ड यहां रख सकता हूँ। तो नेफ्थलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बनेगी। नेफ्थलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बननी है। एक बार डबल बॉन्ड यहाँ, दूसरी बार डबल बॉन्ड यहाँ, तीसरी बार डबल बॉन्ड यहाँ, ऑल्टरनेट। ठीक है, अब आप चले बॉन्ड ऑर्डर किसका देख रहे हो आप? C1 C2 का देख रहे हो भाई गौरव, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C1 C2। तो ये C1 C2 ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन किसकी है? C1 C2 की। जो कंपाउंड रेजोनेंस शो करता है उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या होता है? द बॉन्ड ऑर्डर एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं आप? डिवाइड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो क्या कहोगे 5/3। और जब बॉन्ड ऑर्डर किसका निकालोगे अब बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल रहे हैं C2 C3 का, क्योंकि क्वेश्चन से ही पूछा जा रहा है। तो C2 C3 का बॉन्ड ऑर्डर क्या कहोगे आप? यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, वहां डबल 2, यहाँ 4/, यहाँ कितना आया आंसर आपका? 1 पॉइंट, यहाँ कितना आया? 1.33। नव्या यही है। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन होता है? बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन रेसिप्रोकल। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड ऑर्डर कम है बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? C2 C3 की। तो C2 C3 C1 C2 की, C1 C2 ये बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गया, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो गया, तो शॉर्टर हो गया ना। C1 C2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? शॉर्टर, बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो C1 C2 की बॉन्ड लेंथ कम, C2 C3 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा। ये अप्रोच थी, ठीक है। आपको ये सोचना। अब मान लीजिए ऐसी अप्रोच और कहीं किन्हीं क्वेश्चंस पे आ रहा है तो बनाएंगे ऐसे, और कैसे बनाएंगे? एक और क्वेश्चन पूछता हूँ फिर आगे थ्योरी करते हैं। तो आपको पता चल गया हाँ कितनी डेप्थ में कैसे बिल्कुल घर बैठ कर कैसे पढ़ना होता है, पढ़ने का तरीका यही होता है। क्या सोचना, कैसे सोचना, उल्टा पुल्टा नहीं सोचना, कुछ भी सोच रहे हैं, है ना। कि जैसा हम कभी कभी क्वेश्चन अपने बच्चों से दे देते हैं कि बताओ कि वाटर जो है वो लिक्विड है, और बच्चा लिखता है वाटर से लिक्विड लिक्विड है क्योंकि आसानी से पिया जा सकता है।
अगर ये कंकड़ पत्थर होता तो गले में अटक जाता। जल इसलिए लिक्विड है क्योंकि जब इसे खेत में छोड़ते हैं तो पूरे खेत में अपने आप ही ये फैल जाता है। कोई जवाब थोड़ा ये तो ये कि घरों में गर्मी छत के ऊपर टीन सेट क्यों डालते हैं? फिजिक्स वाला टीचर कहता है कि टीन सेट क्यों डालते हैं? इसलिए डालते हैं ताकि चोर आसानी से चुरा के ले जा सके। तो ये कौन सी चुराई हुई है ना? तो इबरा सोचना है ऐसे। इबरा ऐसे सोचना होता है, अप्रोच कैसे लगाएं, क्या कैसे करें, है ना? आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगला थ्योरी शुरू करते हैं। ये एक अलग सा ये हॉर्न सा देता रहता है कि आप बिल्कुल है ना बीच बीच में पता नहीं क्या हो रहा है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन इज, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन इज, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन इज ऑप्शन ए बताओ बेटा। ये इन सभी क्वेश्चंस के हम आपको सीट्स देंगे, घर बैठ के करिए, ठीक है? यस सर। हाँ। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन इज, The key उसमें रहता है। मोस्ट स्टेबल आपका सी। लगे सी को टिक करूं, देख लगा आपने? सी नहीं है, सी नहीं है भाई, मना कर दी। अच्छा हाँ, तेरे हिसाब से तो कह रहा हूँ। हम्म? पैरा और फो मेटा कुछ नहीं सोचना। क्यों नहीं सोचना?
क्योंकि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग पर नहीं परचेज। जब बेंजीन रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूएंट होता है वो बताता है कि ऑर्थो पैरा, उसके रिस्पेक्ट में देख। यहाँ ऑर्थो पैरा मेटा कोई कॉन्सेप्ट वो नहीं लगा ना। बी कैसे सोचा? चलो मान लीजिए बी सही है, लेकिन सोचा कैसे कि हम बी? आपने सोचा है कि सर जिसकी सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, नव्या ये कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में होगा, जो सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा वो मोर स्टेबल होगा। बी आपने कहा चलो ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये बेंजीन रिंग तो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, पहले ही मैंने बाहर कर दिया। फिर मैंने इस पाई बॉन्ड को यहां से यहां शिफ्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, इसको यहां शिफ्ट किया पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। इसका मतलब ये दोनों कॉन्जुगेशन में हैं। ये आपका बेंजीन रिंग कॉन्जुगेशन में नहीं है। यहां जब इस बात को इसको सोचता हूं, चार्ज पॉजिटिव यहां आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ इनके साथ कॉन्जुगेशन में है ही नहीं। है क्या? देखो नहीं है, क्योंकि गौरव जब मैंने यहां से यहां शिफ्ट किया पॉजिटिव चार्ज यहां आया, यहां सिंगल बॉन्ड यहां सिंगल बॉन्ड, दो जगह सिंगल हो गया, कंडीशनल कॉन्जुगेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर मैं इसको यहां से यहां सेटिस्फाइड कर सकता हूं, इसको ऐसे डीलोकलाइज करूं, पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा। समझ लीजिए डीलोकलाइजेशन केवल इसी रिंग में होगा, और यहाँ इसका डीलोकलाइजेशन इन दोनों, इस रिंग के साथ भी और इस रिंग के साथ भी होगा। और मैं क्या कह रहा हूं, इस रिंग का इस पॉजिटिव चार्ज का इस पूरे में कॉन्जुगेशन है, सोच लीजिए। पॉजिटिव चार्ज यहां आया, यहां आया, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसके साथ भी चला गया कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में, इसके साथ भी कॉन्जुगेशन। ये पॉजिटिव चार्ज सभी पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, केवल एक ऑप्शन ऐसा है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज इन सभी पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशंस में है, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर कहीं होगी तो एक ही होगी। पी की तो केवल मैंने क्या कहा कि वो बेंजीन रिंग जो लिखा है राइट साइड में वो तो बाहर हो गया, वो तो कॉन्जुगेशंस में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, वो तो डीलोकलाइजेशंस में इन्वॉल्व ही नहीं होगा। फिर बात आती है इधर इसकी, ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, पॉजिटिव पाई, यहां से शिफ्ट यहां किया, पॉजिटिव चार्ज यहां सिंगल, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, कॉन्जुगेशन में नहीं है। क्या देखना था कि पॉजिटिव चार्ज कितने पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। जिस कैटायंस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा वो मोर स्टेबल होगा ना। तो ये आपको कॉन्सेप्ट देखना है, और इस कॉन्सेप्ट से आपको सीधा सीधा पता चलेगा। हाँ सर पता चले, बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बना? ए बना। और नहीं तो आप क्या देखते सर, ये तो कंफ्यूज कर रहा क्वेश्चन, क्योंकि सभी जगह पॉजिटिव चार्ज सबके साथ ऑल्टरनेट है, इसका मतलब सबकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसी होगी। नव्या पहले ये सोचा होगा, ये तो कि सारे के सारे एक जैसे सेम स्टेबल होने चाहिए सर, बट आप खुद देखिए, सोचिए, आपके सामने खड़े हैं, है ना। आप खुद सोचिए और करिए। चलो आगे चलते हैं। गौरव हो गया क्लियर है? चलिए select the most stable intermediate, select the most stable intermediate, select the most stable intermediate।
मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है। CH2 प्लस ही है, CH2Me, CHME2, CH2 पॉजिटिव, CME3। हिंट जो है आप लोगों का ये है, प्लस आई इफेक्ट की जब बात करते हो आप, सबसे ज्यादा CME3 का, उसके बाद CHME2 का, उसके बाद CH2Me का, उसके बाद CH3 का, प्लस आई इफेक्ट proportional to stability of कार्बोकैटायन, ऐसा कुछ होता है। कंफ्यूज करा मैंने सिर्फ आपको, ये लिख के और कुछ नहीं है इसमें। कभी आप इसके अकॉर्डिंग सोचना शुरू कर दें। इसका ऑप्शन है क्यों? अच्छा, कहीं ना कहीं स्टेरिक हिंड्रेंस को भी माइंड में रखना पड़ेगा, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन में ओवर पावर कौन कर रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव इफेक्ट। क्या पहले वाला हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है? कर रहा है। तीन क्या है? 3 अल्फा एच। दूसरे वाले में 2 है, कम हो गए, नंबर ऑफ अल्फा एच एटम कम हो गए। तीसरे वाले में ए, चौथे में है ही नहीं, चौथा तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो ही नहीं कर रहा, तो इसका आंसर हो गया ए। देखो, जो आप कहते कि आई थिंक बी, नहीं सर मैंने नहीं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन में तो करना ही नहीं, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट के केस, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट के केस में, है ना, कंसीडर करना है। बट हाइपर कॉन्जुगेशन में तो, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट जब दोनों बात आ जाती है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन मोर इफेक्टिव देन द इंडक्टिव इफेक्ट। गौरव ये सोचना है, पहले वाले में 3 अल्फा एच है, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। दूसरे वाले में 2 अल्फा एच है, कम। तीसरे में एक ही अल्फा एच और कम। और चौथे में, चौथा तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो ही नहीं करेगा। लेस स्टेबल की अगर बात आएगी, है ना, सिलेक्ट द लेस स्टेबल इंटरमीडिएट, तो लेस स्टेबल इंटरमीडिएट आपका ये। चलो खैर, पॉइंट देखते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस लिखते हैं हेडिंग फटाफट। ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस नंबर 1 सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 2 एलिमिनेशन, नंबर 3 एडिशन, और नंबर 4 आपका रीअरेंजमेंट। नंबर 4 आपका रीअरेंजमेंट, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आपको ये पढ़नी है 4। पहला केस आपका हो गया सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस का, दूसरा केस हो गया एलिमिनेशन रिएक्शंस का, तीसरा केस हुआ एडिशन रिएक्शन का, चौथा जो केस है वो आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन।
पहला केस लिखा सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें हर किसी बंदे को पता है कि वन एटम और ग्रुप सबस्टिट्यूटेड बाय अदर एटम और ग्रुप। सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस में यही याद रखनी, कोई यहाँ पर आपका ये सबस्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इस सबस्टिट्यूएंट को आपने हटाना है और कोई नया सबस्टिट्यूएंट लगाना है, तो इसे कहते हैं सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। किसी एक सबस्टिट्यूएंट को हटाना और दूसरे को फिर सबस्टिट्यूट करना, उसे कहते हैं सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। कितने टाइप्स की होंगी? नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में से याद रखते हैं। नंबर सेकंड आपका न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 3 आपका फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी। तो टोटल जो सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस में आपका टोटल 4 टाइप्स है। इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, एक आपका इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है, दूसरा आपका न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है, तीसरा आपका फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो पहला केस कौन सा लिखेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस का लिखते हैं बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, हटा दूं इसे? यहां आपको लिखना इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कहोगे? दोज रिएक्शंस इन विच H atom of benzene ring substituted by an electrophile। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। इन द प्रेजेंस ऑफ आपका कैटलिस्ट होगा रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑफ अ कैटलिस्ट, हमेशा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो। H एटम को यहां से हटाना है और वहां किसको सबस्टिट्यूट करना है? इलेक्ट्रोफाइल को, ई को करें। तो यहां पर आपका क्या, ये आपका बना क्या? इलेक्ट्रोफाइल, H सिंगल बॉन्ड आपका N। तो सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। तो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो है ये तो आपको अच्छे से याद है, कहां सा एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन रिंग, ये इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन, क्योंकि है वही दो ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन विच H एटम ऑफ बेंजीन रिंग सबस्टिट्यूटेड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल्स में आप लोगों को पता है, एग्जाम्पल्स अगर आपका पहला एग्जाम्पल्स आप देखते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन की बात करता हूं। हेलोजिनेशन में आपको याद रखना कि ठीक है सर, बेंजीन रिंग तो आपको लेना ही है और इसको आप हेलोजन से ट्रीट कर रहे हो, AlCl3 FeCl3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कर रहे हो, तो यहां से आपका H एटम हटेगा, H एटम हटना होगा और भाई हेलोजन एटम लगना हो। H एटम को हटाना है, उसकी जगह सबस्टिट्यूट करना है हेलोजन एटम को। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरीनेशन कहलाया। हेलोजिनेशन में भी इसका नाम क्या है? क्लोरीनेशन। ये तो आपका क्लोरीनेशन है, थोड़ा फास्ट पढ़ें क्योंकि आप लोगों को पढ़ा हुआ है तो सारी बातें आप जानते ही हो। क्लोरीनेशन है। इसकी रिएक्ट हमेशा मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगी, याद रखना है। जब मैकेनिज्म की बात आती है तो मैकेनिज्म हमेशा कितनी स्टेप्स में कंप्लीट होती है? 3 स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब AlCl3 का माइंड सेट ठीक नहीं है, और किस वजह से नहीं है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इसके पास एक खाली पी ऑर्बिटल है। और जब किसी मकान मालिक को अपने कमरे किराए पे देने की आदत हो जाती है ना, उसके यहाँ एक कमरा खाली पड़ा रहता है, तो कभी इधर दुकानदार से कहेगा जाके, कभी उसको कहेगा, कभी किसी को कहेगा कि हाँ मेरे यहाँ एक रूम सेट खाली पड़ा है, तो डिस्टर्ब कर रहा ना औरों को जा जाके, क्या मेरे यार यहाँ से एक रूम सेट खाली पड़ा है। तो वही AlCl3 का काम है। AlCl3 के पास एक खाली पी ऑर्बिटल है, AlCl3 के पास भी एक पी ऑर्बिटल खाली है, क्योंकि AlCl3 में Al के ऊपर हाइड्रोजन sp2 है, sp2 हाइड्रोजन है, तो एक पी ऑर्बिटल आपका एम्प्टी है। तो ये पता क्या कह रहा, अरे तू यार यहाँ Cl के पास क्या कर रहा है तू, तो मेरे यहाँ जाना, मेरे यहाँ एक रूम खाली पड़ा, सेपरेट रहे, तो उसके साथ क्यों साझे में रह रहा है, अकेला रहे तुम अलग अलग से। लेकिन कहता है क्या, कंडीशंस क्या लगाता है, बट दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर आना मेरे पास। अकेला क्या करेगा, अकेला मत आना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके यहां से इसको बुला रहा है।
अब जब कोई बार बार किसी को ऐसे कहते हैं तो चल यार के दिमाग में आ ही जाता है, चल यार देखते हैं वहां से क्या पता ज्यादा अच्छे से रहे। तो सीएल का इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला गया तो सीएल के पास चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव। और प्लस आपका मकान मालिक किराएदार को कोई मालिक थोड़ा समझने लगेगा, तो इसको अलग ही रखेगा ना। चल भाई बैठ जा, अलग रह ले अपने रूम में। तो AlCl3 इंटू Cl माइनस आपका ये बन गया। अब क्या होता है, जब इसके साथ धोखा हुआ, अब ये परेशान हो गया, यार मेरा एक इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया, अब इसे गुणगान करना शुरू कर दिया कि यार उस सीएल ने मेरे साथ धोखा कर लिया, चीटिंग कर ली, चीटिंग कर ली। ये परेशान हो रहा है, अब ये परेशान है। वही बात हुई ना कि कहीं जब मंदिर या मस्जिद में जाते हैं, चप्पल किसी और ने उठा लिया, हम किसी और को उठा के चल देंगे, नियम है ना। तो ये किसी और ने परेशान करा, ये किसी दूसरे ने परेशान किया, ऐसा कोई और परेशान करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ये ये Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। अब अटैक कहाँ करेगा, ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर अटैक करेगा, बेंजीनिक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट करता हूं तो यहाँ चार्ज नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया। जहां नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो गया, तो वहां पर अटैक कौन करेगा, Cl करेगा। और जब Cl अटैक करेगा तो इसके पास चार्ज क्या हुआ, पॉजिटिव। लेकिन ऐसा नियम नहीं होता, जब आप भी कहीं ट्रेवल करते हो, बस बस में बैठते हो, तो ऐसा नहीं कि अगर 3 सीट पे पहले से 3 बैठे हो, जाके तुम चौथा उसके ऊपर ही बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता ना। तो ये जो Cl यहाँ अटैक करता है, उस टाइम तो बड़े प्यार से इसको कह रहा है H को, यार थोड़ा साइड में हो जाना, मुझे भी आना यार, यहाँ मैं बैठूं। शुरू में तो ऐसी सीट मांगते हैं ना, यार थोड़ा सा उधर को जाओ, हमें बैठ प्यार से सीट। और लेकिन थोड़ी देर बाद अगर हमें किसी को परेशान करना, तो उसे परेशान करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा उधर को जाना, थोड़ा सा उधर को। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, अब ये Cl इसको परेशान कर रहा है H को, थोड़ा सा उधर साइड, यार साइड साइड। तो साइड के चक्कर में ये बेचारा H पता क्या कहता है, ले यार तू ही बैठ, मैं तो उठ जाऊंगा, है ना, कि यार तू ही बैठ ले बस। तो थर्ड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में तो क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ। सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीनिंग हुआ। थर्ड स्टेप में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, क्या है ये, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। बस सारा खेल इसी का है। इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Rate of electrophilic substitution reactions directly proportional to the stability of the sigma complex। तो सारा इसके बारे में सोचना है। ये स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है। और इसी पे सोचना है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिग्मा कॉम्प्लेक्स कितना ज्यादा स्टेबल है। जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का रेट उतना ही ज्यादा होगा। 2-4 साल बाद किराएदार अपना सोचता है, यार अब दूसरी जगह कहीं और देखेंगे, यहाँ बहुत दिन हो गए रहते रहते, परेशान करने लगेंगे। तो ये बेचारा इधर परेशान हो गया, ये LCl3 के पास Cl माइनस, और इधर ये H परेशान हो रहा है। और हमेशा नियम है, दो परेशान आत्मा बड़े अच्छे से मिलती है आपस में, है ना। अगर दो परेशान आत्मा हो तो बड़े अच्छे से आपस में मिलती हैं। तो यहाँ पर आपका Cl HCl आपका ही H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, या HCl। और कैटलिस्ट को तो आपको पता ही है, कैटलिस्ट का काम तो लड़ाई कराना, लड़ाई करा के वहां से निकल लेना, है ना। किसी ने किसी को मार दिया, यार कोई कैटलिस्ट का काम करेगा, यार पिट गया, इस पे पिट, 2 एक बार कहा तो पिट गया, तो पिटवा के मान देंगे, नहीं तो ये सारी बात डिपेंड करती है, देखिए इधर पर रिएक्शन है, यहाँ पे, यहाँ से रिएक्शंस आपकी ऐसे, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट आपकी, ट्रांजिशन स्टेट आपकी सेकंड, और ये आपका इंटरमीडिएट, ठीक है। नव्या बात का आपको पता है, तो इधर तो एनर्जी है आपकी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन आपको प्रोग्रेस है। यहाँ आपका रिएक्टेंट है, और ये आपका क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट आपका हुआ, ये आपका प्रोडक्ट है, ये P, कैसी रिएक्शंस है, एलिमेंट्री नहीं है,
जिस किसी रिएक्शंस में इंटरमीडिएट बन जाता है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हो जाती है। जिस रिएक्शंस में इंटरमीडिएट नहीं बनता उसे एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, दो रिएक्शंस इन विच ओनली सिंगल ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड नॉन एज द एलिमेंट्री रिएक्शंस। दो रिएक्शंस इन विच इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म नॉन एज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये सिंपल रिएक्शंस नहीं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब आपका इंटरमीडिएट जो है बेटा, इंटरमीडिएट कहाँ है आपका, यहाँ है। ये यहां से प्रोडक्ट साइड जा तो इसको एनर्जी बैरियर पार करने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, और अगर इसके दिमाग में आवे यार नहीं मैं तो चल वापस जा रहा हूं, तो इसको एनर्जी बैरियर पार करने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये किधर जाना पसंद करेगा, प्रोडक्ट साइड जाना पड़े पसंद करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट साइड जाएगा तो वहां एक्टिवेशन एनर्जी कम है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी का रेसिप्रोकल होता है। वापस आए तो एनर्जी ज्यादा है, तो वापस तो नहीं आएगा, तो आगे ही जाएगा। तो ये बात याद रखनी है, एनर्जी लेवल। और इंटरमीडिएट आपका ये क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। और हमेशा एक बात याद रखनी है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट। जिस रिएक्शंस का इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शंस का रेट उतना ही ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट, ये बात याद रखना। तो यहाँ आपको ये एनर्जी लेवल डायग्राम भी आपको याद रखना है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, नाइट्रेशन हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन हो हेलोजिनेशन हो उनके लिए तो यही है, नाइट्रोजिनेशन हो चाहे हेलोजिनेशन हो, दोनों के लिए सेम। पहला मैंने हेलोजिनेशन लिखा, दूसरा मैंने नाइट्रेशन लिखा। नाइट्रेशन में नाइट्रोबेंजीन बनेगा, सेम एनर्जी लेवल डायग्राम रहेगा, सेम एनर्जी लेवल डायग्राम रहेगा। सल्फोनेशन का एनर्जी लेवल डायग्राम अलग होगा। मैंने क्या कहा, अगर नाइट्रेशन की बात आप करते हो, नाइट्रेशन में नव्या सब कुछ सेम रहेगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहां होगा कि आपने बस नाइट्रोबेंजीन बनेगा, वो जो फर्स्ट स्टेप आपकी होगी वो अलग होगी केवल। ये आपका HNO3 है, ये आपका H2SO4 है। H2SO4 इस रिएक्शन में कैटलिस्ट है, और रिएजेंट आपका नाइट्रिक एसिड है। कैटलिस्ट आपका H2SO4 है। जब यहां पर रिएक्शंस करते हो किसकी, HONO2 की रिएक्शंस करते हैं H2SO4 के साथ, तो ये H प्लस, ये अपना H2SO4 अपना H प्लस आयन इस O को दे देगा, तो यहाँ OH2 हो जाएगा। यानी यहां से इसके पास H प्लस आयन आएगा, क्या आएगा, H प्लस आयन, तो OH2 प्लस हो जाएगा, और फिर ये H2O यहां से निकलेगा। जब ऐसा होगा तो NO2 प्लस बना, प्लस वाटर निकला, और प्लस HSO4 माइनस ये आपका। तो फर्स्ट स्टेप केवल अलग हुई, बाकी सेम रहेगी। सेकेंड स्टेप्स में NO2 प्लस अटैक करेगा, थर्ड स्टेप्स में H प्लस आयंस निकलेगा तो HSO4 माइनस के पास जाएगा, फिर वापस H2SO4 बन जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप आपकी डिफरेंट होगी, बाकी स्टेप्स आपके सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद सल्फोनेशन, सल्फोनेशन की फर्स्ट स्टेप्स आपकी अलग होगी, बाकी सेम रहेगी। जैसे वहां Cl प्लस अटैक कर रहा था, अब कौन अटैक करेगा, NO2 प्लस। और सल्फोनेशन की जब बात करते हैं, सल्फोनेशन की जब बात करते हो तो सल्फोनेशन की फर्स्ट स्टेप, सल्फोनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा, अगर आपने बेंजीन रिंग को ट्रीट करना है SO3 के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में, तो बनेगा क्या आपका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपका बनेगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्शंस कैसी है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल है। अब रिवर्सिबल क्यों हुई ये बात देखनी है। और फिर इसमें रिएक्शंस करते कैसे हैं हम, SO3 की रिएक्शंस किसके साथ होगी, S डबल बॉन्ड O आपका डबल बॉन्ड O, और प्लस H प्लस आयन किससे मिला, H2SO4 से मिला। पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट यहाँ किया तो O नेगेटिव हो गया, O नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव जुड़ा, OH प्लस हुआ, तो S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल डबल बॉन्ड O, क्या बना ये SO3H, क्या बना आपका, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ये फिर अटैक करेगा, अटैक करके फिर आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। सिग्मा कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के बाद प्रोडक्ट बनेगी। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स
कि जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसके बारे में आपको सोचना है। गौरव, जो सल्फोनेशंस का जो एनर्जी लेवल डायग्राम है बेटा, उसके बारे में आपको सोचना है। जब उसके बारे में सोचते हैं तो यहाँ पर ये आपका, ध्यान से देखो, और थोड़ा सा ऊपर करूंगा इसे, और थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा ये आपका, मामूली सा ही नीचे रहेगा बस, यहाँ और यहाँ लगभग थोड़ा सा नीचे करें, इंटरमीडिएट। अब यहां से यहाँ आगे जाने में और वापस आने में दोनों की एनर्जी क्या है? सेम। अब इंटरमीडिएट आगे भी जा सकता है, प्रोडक्ट में भी जाएगा, और प्लस वापस पीछे भी आपका रिएक्टेंट वो वापस आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर दोनों ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सेम है, वहां दोनों ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी अलग अलग थी। तो रिएक्शन उस साइड जाएगी जिस साइड आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, ट्रांजिशन स्टेट की जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी कम होगी, क्योंकि यहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेंगे दोनों, फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये जो आपका है यहां से आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम पे अगर कभी कोई क्वेश्चन आपसे पुट करता है, उसके बाद फिर आपको याद रखना है, देखिए ये आप लोग तो खैर बताएंगे, अभी तो आपने पढ़ा हुआ, अगर मेरे पास एफ सी रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ रखी, इसी में ही है ये भी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में है, फिटरक्राफ्ट रिएक्शंस आपकी, फिटरक्राफ्ट रिएक्शन है। एक होती है आपकी, यहां पर आपके पास मैं इसकी रिएक्शंस फिटरक्राफ्ट एल्काइलेशन करा रहा हूं बेटा, ये फिटरक्राफ्ट एल्काइलेशन करा रहा हूं, AlCl3 की प्रेजेंस में करा रहा हूं। तो प्रोडक्ट यहाँ एक बनेगी, दो बनेगी, दो प्रोडक्ट बनेगी। दो प्रोडक्ट बनने का कारण क्या है? कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा सर, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस। सेम फर्स्ट स्टेप जो की तो रहेगी, यहाँ पर H एटम हटाना होगा और Cl एटम आपका हटेगा। ध्यान से देखो, केवल फर्स्ट स्टेप के बारे में, सेकंड थर्ड सब सेम रहेगी। फर्स्ट स्टेप जब आप CH3 CH2 CH2 Cl को ट्रीट करते हैं AlCl3 के साथ, तो यहां से Cl इसके पास जाएगा, तो यहां आपका क्या बना? 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना, ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन, और प्लस आपका AlCl3 इंटू Cl माइनस हुआ, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। गौरव, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने याद रख रखी है, लेस स्टेबल कार्बोकैटायंस इटसेल्फ रीअरेंज इनटू मोर स्टेबल कार्बोकैटायंस बाय 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, बाय 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ का जो ये आपका 2 डिग्री, यहाँ का जो H है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये जो आपका H है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ये H यहाँ का यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ शिफ्ट होने पर ये आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, तो कार्बोकैटायन यानी फर्स्ट स्टेप का इलेक्ट्रोफाइल जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसी के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट उसी के रेस्पेक्ट में बनेगी। प्रोडक्ट ऑलवेज फॉर्म्ड इन द रेस्पेक्ट ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो यानी जब इसका अटैक कराओगे बेंजीन रिंग पर, तो पहले वाली प्रोडक्ट होगी, पहले वाली होगी तो माइनर होगी, फिर दूसरे वाली होगी तो आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी। ये बात आपको याद रखनी। पहले वाली आपकी प्रोडक्ट बनी है माइनर, दूसरे वाली क्या बनी है? मेजर प्रोडक्ट आपकी बनी। तो ये बात आपको याद रखनी। अगर चलो मैं आपसे ये कहता हूं, ये तो सिंपल सी बात हुई, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये मैंने एक कोई एल्काइल हैलाइड लिया है, AlCl3 के साथ इसको ट्रीट किया है, प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी? इंटरनल फिटरक्राफ्ट रिएक्शंस होगी। यहां पर जब आप इसको पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, Cl को निकालेंगे, निकाल देंगे ना, तो ये आपका Cl को ट्रीट करते हैं किसके साथ? AlCl3 के साथ,
AlCl3 के साथ ट्रीट करने पर फटाफट इवन आप घर बैठ कर पढ़ेंगे बेटा सारी बातें, और मुझे ज्यादा से ज्यादा क्रॉस क्वेश्चंस किया करो। बस आप लोगों को तरक्की करनी है ना, तो बस सीधी सी बात यही है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप करने हैं। 1 2 3 4 5 पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया यहाँ, ठीक है। बट मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां शिफ्ट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं उसका कारण आप बताएंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो जी। हाँ देखो 1 2 3 4, अब पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, इसको मैंने यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, 5 इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहां से यहाँ की, नेगेटिव चार्ज यहां से यहां आपका जुड़ा, क्योंकि आपको याद रखना है कि दूसरा रिंग भी आपने 6 कार्बन का बनाना है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ही कार्बन इन्वॉल्व होंगे रिंग के फॉर्मेशन में, बाकी जो कार्बन होंगे वो नीचे आ जाएंगे। और यहाँ चार्ज आपका क्या हो गया प्लस, और यहाँ आपका जब ये जुड़ा यहाँ से H क्या हो जाएगा, साइड में करो जी H को, ये कार्बोकेटाइन सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, इसको वापस यहीं करिए, फिर H प्लस आयंस आपका निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट आपकी क्या बनी, प्रोडक्ट आपकी ये बनी हो। हाँ अगर यहाँ पर Cl, अगर ये आपका ये हो केवल 4 ही कार्बन हो, 1 2 3 4 ये Cl हो, तो फिर आपका क्या होगा, और यहाँ AlCl3 हो, तो प्रोडक्ट फिर आपकी बस ये 4 कार्बन, यानी एक रिंग बेंजीन रिंग तो 6 कार्बन का है, तो दूसरा रिंग भी 6 कार्बन का बनाना है, वो मोर स्टेबल होता है। उससे कम ज्यादा का होगा तो उसमें एंगल स्ट्रेन हो जाती है, तो लेस स्टेबल रिंग हो जाता है। तो दूसरा रिंग भी आपने कितने कार्बन का फॉर्म करना है, 6 कार्बन का, और जो बाकी बचे हुए कार्बन होंगे उनको आप साइड में नीचे ले आएंगे, तो इसकी प्रोडक्ट ये हो। अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन ये आपसे ये पूछता हूं, देखियो ध्यान से, मेरे पास ये बेंजीन रिंग है और CH3 CH डबल बॉन्ड आपका CH2 है, और यहाँ H2SO4 की प्रेजेंस है, तो प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी, क्यूमीन, जो अभी आपसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो फिटरक्राफ्ट रिएक्शंस की जो मेजर प्रोडक्ट बनवाई है, वही आपका आंसर होगा, नेगेटिव पॉजिटिव आप, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपको याद रखनी है, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपको याद रखना है। फटाफट देखे दूसरी रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है, जिनमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहेंगे। ये आपके पास यहाँ X है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहा हूं, बनी क्या आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डॉज ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन विच अ वीक न्यूक्लियोफाइल substituted by a strong nucleophile known as the nucleophilic substitution reaction। कितने टाइप्स की पढ़ी हुई है आपने, 2 टाइप की पढ़ी हुई है, SN2 रिएक्शन और फिर आपकी SN1 रिएक्शन। एक आपकी SN2 रिएक्शंस है तो दूसरी आपकी SN1 रिएक्शंस है। इन पे कोई क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कभी कभी, ध्यान रखना है कि कैसा क्वेश्चन आए, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का क्वेश्चन नीट में एक जरूर आता है, एक क्वेश्चन ये याद रखना है आपने, अब की बार भी था अब की बार भी आएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एक क्वेश्चन जरूर आता है आप लोगों के पास, आपको याद रखना है। SN2 रिएक्शंस, S का मतलब क्या है और N का मतलब न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक, और 2 का मतलब बायोमोलिकुलर। अगर मैं रिएक्शंस करता हूं CH3Cl की रिएक्शंस एक्वस NaOH के साथ कर रहा हूं, किसके साथ, एक्वस NaOH के साथ कर रहा हूं, बनता क्या है CH3OH प्लस आपका NaCl। इस रिएक्शंस की जब आप काइनेटिक्स स्टडी करते हैं तो रेट किस किस के प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशंस ऑफ क्लोरोमीथेन एंड कंसंट्रेशंस ऑफ NaOH। अगर इसमें चेंज करते हो इसी कंसंट्रेशंस में तो रिएक्शंस के रेट में चेंज होता है, अगर NaOH की कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं तो रिएक्शंस के रेट में चेंज होता है। तो रेट जो आपका बना, रेट इज इक्वल टू K
CH3Cl और ये आपका NaOH। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की डेफिनेशन हर किसी बंदे को पता है। द सम ऑफ द पावर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व इन द रेट फ्लो एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। द सम ऑफ द टर्म ऑफ मोलर द पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन टर्म, तो यहाँ ऑर्डर क्या कहेंगे आप, 1 + 1 बराबर आपका 2। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, जो भी सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं उन्हें एक्सप्रेस करते हैं किससे, SN2 से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देने वाला कौन था, पाउल वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं इसको। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, सिंगल स्टेप्स में कंप्लीट होती है, किसी बंदे को पता है, सिंगल स्टेप्स में कंप्लीट होती है ना। ये एग्जांपल याद रखते हैं, द रिएक्शंस ऑफ क्लोरोमीथेन विद एक्वस NaOH इज एन एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन, क्योंकि उन लोगों ने अलग अलग सेपरेटली स्टडी कर करके देखी थी। जो SN2 में जा रही उसको SN2 में डाल दिया, जो SN1 में जा रही उनको SN1 में डाल दिया, यानी जिनकी मोलिकुलरिटी 2 है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, वो SN2, जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है वो आपका SN1, तो SN1 SN2 ऐसे आपको याद रखो। कैसे रिएक्शंस होते हैं देखो ध्यान से, ये आपके पास क्लोरोमीथेन लिया आपने, क्लोरोमीथेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हर किसी बंदे को पता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो कार्बन का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसने बॉन्ड बना लिया Cl के साथ, और इसके बैक में खाली कौन है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मान लीजिए आप खड़े हो, 2 हाथ आपके पास, दोनों हाथ में बुक है आपके, और इधर से मैंने एक बॉल फेंक दी आपके पास, क्या आप बॉल कैच करोगे, नहीं कर सकते ना। मान लीजिए आपका हैंड कोई खाली होगा और इधर से मैं बॉल थ्रो कर रहा हूँ आपकी साइड, तो आप बॉल कैच कर सकते हो, लेकिन अगर पहले से आपके दोनों हाथ एंगेज हैं तो आप बॉल कैच नहीं कर। जैसे यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, अगर यहाँ खाली ऑर्बिटल्स ना होता तो ये कैसे, मान लीजिए किसी घर में जाके लड़ाई करनी है, तो घर का गेट खुला होगा, घर में घुसेंगे तभी तो लड़ाई कर सकते हैं, बाहर से बाहर थोड़ा ही कुछ करेंगे। तो इसके पास खाली है ऑर्बिटल, एक मॉलिक्यूल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली है किसके पास, कार्बन के पास। उस पर अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है, इधर जैसी अटैक न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के इसने किया, तो कार्बन परेशान हो गया। कार्बन परेशान क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर है, हाँ, कार्बन की वैलेंसी पेंटावैलेंट हो गया। कार्बन पेंटावैलेंट हो नहीं सकता, क्योंकि कार्बन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, खाली डी ऑर्बिटल कार्बन के पास नहीं, खाली डी ऑर्बिटल होता तो पेंटावैलेंट हो जाता, बट यहाँ कार्बन तो टेट्रावैलेंट होता है। यहाँ वैलेंसी होगी 5, जो पॉसिबल नहीं है, तो स्टेट क्या होगी, वही मारपीट वाली, किसी पर अटैक करने वाली। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। दोनों में लड़ाई किस किस के बीच में, OH कह रहा कि कार्बन के यहाँ मुझे रहना है, Cl कह रहा यार मैं तो ऑलरेडी मेरा घर है, मैं यहाँ से कहाँ जाऊं। लेकिन जीत जाएगा कौन, जो ताकतवर होगा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH नेगेटिव है। तो यहाँ पर आपका ये कॉन्फ़िगरेशंस दोनों का क्या हुआ, दोनों का कॉन्फ़िगरेशंस आप लोगों को स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, वैसे 12th आप कर चुके हैं तो आपने थोड़ा सा पता होगा। R सिस्टम एंड S सिस्टम, S एंड R सिस्टम होते हैं, जो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। S ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, केस होता है एसिमेट्रिक कार्बन का। अगर एसिमेट्रिक कार्बन में ये आपका रोटेशन होता है क्लॉकवाइज, तो उसे कहते हैं रेक्टस, रेक्टस मींस राइट। R सिस्टम क्लॉकवाइज, और यहाँ यानी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। एंटी क्लॉकवाइज को S सिनिस्टर, सिनिस्टर मतलब लेफ्ट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर ये एसिमेट्रिक यानी अगर ये कायरल कार्बन होता, तब की बात कर रहा हूँ, फिलहाल ये कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन का मतलब जिस कार्बन की चारों वैलेंसी से डिफरेंट एटम और ग्रुप जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं कायरल कार्बन, उसे कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। बट ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, बट इसका कॉन्फ़िगरेशन क्लॉकवाइज है, तो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, दोनों एक दूसरे के उल्टा हुआ। तो इस यानी ये द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिएक्टेंट जस्ट इन्वर्ट टू द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ प्रोडक्ट। यानी ये बात स्टडी करने वाला कौन था, पाउल वॉल्डन। पाउल वॉल्डन ने ये बात स्टडी करी थी, क्या कहा था, सिंपल सी बात याद रखनी, आप खुद देखिए, इसमें तीनों H किस में, लेफ्ट में है, उसमें तीनों H किधर है, राइट में है।
तो इसका कॉन्फ़िगरेशन और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, जस्ट अपोजिट है। तो ये पाउल वॉल्डन है, तो क्या कहेंगे भाई गौरव, इतनी सी बात याद रखनी है। इन द केस ऑफ SN2 रिएक्शन द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ रिएक्टेंट जस्ट इन्वर्ट to the configurations of the product, hence it is known as Walden inversion। इस बात को क्या कहते हैं? पॉल वॉल्डन ने पढ़ी थी, स्टडी करी थी इस बात को, इसे कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। नव्या, हर बातें आपसे पूछी जाएंगी, ये यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 रिएक्शंस घर बैठकर पढ़ने हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको कौन सा। जैसे क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, लेस हिंड्रेड एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं। तीन चार जो कंडीशंस होती हैं, ये हर किसी की आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर द SN2 रिएक्शन, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर द SN2 रिएक्शन, स्मॉलर एल्काइल हैलाइड फेवर द SN2 रिएक्शन। कौन सी कंडीशंस है भाई इब्रा, घर बैठकर पढ़नी है आज, कंडीशंस केवल, बाकी मैंने बता दिया। फिर आप मुझे पूछा करो आके एकदम तुरंत अगले दिन, अब हाँ सर ये जरा एक बार थोड़ा सा समराइज कर दीजिए इस बात को, हम पढ़ रहे थे ये बात समझ नहीं आई। देखो आप चलो मेरे साथ साथ चल के देखो तो बड़ा ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ ना, क्योंकि अनमोल अगर मेरे पास चलो तो मेरे को साले का लड़का है, 176 मार्क्स थे उसके पिछले इसमें ही, अब कैलकाटा में उसे मिला, मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट ही है, आता होता है सिलेक्शन, ऐसी कोई बात नहीं। हो गया? अगर हाँ हाँ, विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा इंक्रीज द रेट ऑफ द SN2 रिएक्शन। विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा, क्यों देख यहाँ ध्यान रख, क्योंकि इसमें क्या होता है, सही बात है, ऐसी सी बातें सारी डिस्कस किया करो। जैसा क्या होता है, एक आपका CH2Cl है, एक तो CH3Cl है, एक NO2CH2Cl है। अगर इसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइंस नहीं होगा, बट अगर कार्बोकेटाइंस के रेस्पेक्ट में सोच सकते हैं, SN1 फेवर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइंस, SN2 फेवर लेस स्टेबल कार्बोकेटाइंस। तो आप खुद देखिए नव्या, यहाँ पर जो बात आपने पूछी है बेटा, इसमें चार्ज पॉजिटिव है, ये मोर स्टेबल है या मोर स्टेबल है वाला? नीचे वाला तो उसको क्या कर रहा, स्टेबिलिटी घटा रहा। जैसे जैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ी, फेवर में होगी SN2 रिएक्शंस के। क्लियर? तो फेवर हो गया SN2 रिएक्शंस का, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये बातें सब आपको याद रखनी है। सचिन आ गया, बस आ गया, चल दिया मैं कॉलेज से, मैं GIC में हूँ, चल दिया मैं यहाँ से। आप कहाँ मिलोगे मुझे? GIC के, मैं कॉलेज आ गया 2 मिनट में। हाँ, SN1 रिएक्शंस की बात हो रही है। अच्छा भाई, ये तो आप लोग बारिश भी शुरू होगी, अब भीगेंगे आप, है SN1 रिएक्शंस कल कराएंगे यहीं से, क्योंकि आज हमारा एग्जामिनर आया हुआ है, मुझे कॉलेज में जाना है।